गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लेक्चर हमारा हो चुका है अब में, वो उसको हम रिवाइज़ करा दे रहे हैं। हम पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, एक तरह रिवाइज़ करिए। चलिए, हमने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसा नरिशमेंट होता है, वो किस तरीके से खाना खाता है, फिर किस तरीके से डाइजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्ट करने के बाद किस तरीके से एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन या फिर आगे की प्रोसेस कैसे करते हैं ना। तो उसी बेसिस पे आगे की कड़ी में हम पढ़ा रहे थे आपको क्या, कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन में हमने क्या बताया था कि ये एक प्रकार का ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खाता है, इंगल्फ करता है या इंटेक करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद जो उनसे एनर्जी मिलती है उनका यूटिलाइजेशन करता है। ये सारे के सारे प्रोसेस को क्या कहते थे हम, न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट हमने बताया था, ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं उसको मैं क्या नाम देता हूँ, न्यूट्रिएंट नाम देता हूँ। फिर ऐसे ही न्यूट्रिशन के टाइप्स में हमने बताया था, न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में मैंने क्या कहा था कि जो अपना ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता हो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। फिर जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता उसको मैं क्या नाम देता था, हेटेरोट्रॉप्स कहता था। ऑटोट्रॉप्स को मैं क्या कहता हूँ कि वो दो टाइप्स होते हैं। फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था दो पार्ट्स में ऑटोट्रॉप्स को, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स मैं किसे कहता हूँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन किसी भी लाइट के प्रेजेंस में बनाते हों। लाइट के प्रेजेंस में बनाने वाले प्रक्रिया को मैं क्या कहता हूँ, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या कहता था कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किसके प्रेजेंस में, केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में बनाता हो या केमिकल एनर्जी का यूज़ करता हो, उसको मैं क्या कहता था, कीमो ऑटोट्रॉप्स। केमिकल सब्सटेंस नहीं, केमिकल एनर्जी। और ऐसे फोटोट्रॉप्स में क्या होता है कि ये क्या करते थे, फोटो मतलब लाइट एनर्जी का यूज़ करते थे। फिर हेटेरोट्रॉप्स में भी हमने टाइप्स बताए थे। हेटेरोट्रॉप्स में हमने सेप्रोफाइट बताया था, पैरासाइट्स बताया था, होलोजोइक बताया था। सेप्रोफाइट्स क्या कहते थे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो डिपेंड्स हो उनको मैं सेप्रोफाइट कहता था। फिर उसके बाद मैं क्या कहता था, पैरासाइट्स का मतलब जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपना भोजन बनाती है या डिपेंड रहती है, उसको मैं क्या कहता हूँ, पैरासाइट्स। फिर उसके बाद होलोजोइक में हमने क्या कहा था कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो बना रही है या दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके लिए एक प्रॉपर माउथ कैविटी होनी चाहिए और जो फूड पार्टिकल होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए और प्रॉपर डाइजेशन हो, एनस के द्वारा निकल भी एलिमिनेशन भी होता हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं कि ये होलोजोइक में आते थे। फिर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं किसमें, कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसा होता है। तो हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। ह्यूमन में अगर पहली बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे ह्यूमन डाइजेशन में, कि ह्यूमन सोज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उसमें भी हेटेरोट्रॉपिक्स में कैसा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक में क्या है कि आगे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ वो देखिए ध्यान से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा, यह हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल है, एक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है कि हमारे माउथ से लेकर के एनस तक जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको मैं एलिमेंट्री कैनाल कहता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर की होती है। कितने मीटर की, 9 मीटर की। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से और हमारे एसेसरी ग्लैंड से, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एलिमेंट्री कैनाल से और हमारे एसेसरी ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आते हैं उनका नाम बताइए। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम एक तरफ नाम बताना चाह रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम आएंगे माउथ कैविटी के बारे में, या इसी को हमने नाम दिया बक्कल कैविटी, ठीक है। सबसे पहले बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद उसी के कड़ी में आते जाएंगे। बक्कल कैविटी के बाद हमारा ईसोफेगस आता है। क्या आता है, ईसोफेगस आता है। फिर नंबर 3 पे समझिए क्या है, ये हमारा स्टमक हुआ,
ये हमारा क्या है, स्टमक हुआ। फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हैं पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है, 9 मीटर। 9 मीटर में से लगभग 6 मीटर क्या, अबाउट 6 मीटर ये हमारी क्या होती है, 6 to 7 मीटर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। नाम का केवल स्मॉल है, लेकिन ये ज़्यादातर पार्ट यही ले रही हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि एसेसरी ग्लैंड में हमारे पास 3 ग्लैंड आते हैं। एसेसरी ग्लैंड के मामले में हमें केवल 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं इसमें मेंशन कर देता बहुत हौच पौच सा हो जाता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एसेसरी ग्लैंड को मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सैलिवरी ग्लैंड आएगा। क्या आएगा, सैलिवरी ग्लैंड आएगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारा लीवर आएगा। कौन आएगा, लीवर आएगा। और नंबर 3 पे क्या आएगा, हमारा पैनक्रियाज आएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमें ये एलिमेंट्री कैनाल हमें पढ़ना है, और हमें एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एसेसरी ग्लैंड पढ़ना है। देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका अलग होगा। पहले सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सब कुछ बता देंगे। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताएंगे। बीच बीच में डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं, लेकिन मैं इनको एक साथ पढ़ाऊँगा। तो ये क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमें पहले पढ़ाना है ना। तो पहले आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप फिगर एक बार देख लीजिए, आप डायग्राम देखिए। हमने क्या कहा है कि यहाँ से मैंने अपने आप को ऐसे किया, देखो मैं अपने आप को ऐसे सीधा खड़ा किया, पॉस्चर में हमारा ऐसा है, और हमने अपने माउथ कैविटी को ऐसे घुमाया, और ऐसे घुमाने के बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया बीचों बीच से। अगर मैंने यहाँ से कट किया, आपको ध्यान से देखिएगा तो माउथ कैविटी हमारा ऐसा खुला हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। ये हमारा ऑर्गन ऐसे ही है, और ये हमारा क्या है, ऑर्गन ऐसे ही है। हमने अपने आप को ऐसे किया है और फिर इस तरीके से कट किया है। तो ये क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप माउथ कैविटी यहाँ पे आएंगे, देखेंगे माउथ कैविटी के बारे में हम क्या करेंगे। फिर आगे चल करके माउथ कैविटी में हमारे पास ये जो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अभी सबके बारे में एक तरफ से बताएंगे। तो सबसे पहले हमने ये माउथ कैविटी बना दिया, फिर ये फेरिंग्स बना दिया। फेरिंग्स क्या है, फिर उसके बाद आता है कि ये यूवेला पैलाटाइन, ये हमारा पैलेट का ही पार्ट है। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, एक ईसोफेगस में, एक लैरिंग्स में डिवाइड हो गए हैं। फिर ये आगे चल करके स्टमक में डिवाइड होते हैं, आगे चल करके ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके बाद डिओडनम, यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। फिर डिओडनम के बाद जेजनम आ जाता है, फिर इलियम आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, कोलॉन, सीकम एंड रेक्टम आ जाता है। फिर उसमें वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स वगैरह भी आ जाती हैं। फिर आगे चल करके यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है एनस पे। कहाँ पे ख़त्म होता है, ये एनस में। तो ये आप डायग्राम धीरे धीरे बनाते रहिएगा, हम इधर धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ना। तो हम यहाँ से मिटाना स्टार्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि यहीं पे हमें सब कुछ करना है ना। तो सबसे पहले हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या करना है कि माउथ कैविटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हमें माउथ कैविटी के बारे में पढ़ना है। तो माउथ कैविटी के बारे में कैसे पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं ना, मिटा रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से भी स्टमक वगैरह मिटाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्टमक वगैरह मैं मिटा दिया, केवल माउथ कैविटी ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, माउथ कैविटी के बारे में हम क्या करते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है कि माउथ कैविटी इज़ अ कंसिस्ट ऑफ, किन से, एक मस्कुलर टंग एंड नंबर ऑफ टीथ। यानी क्या है कि टीथ और हमारे टंग से मिलकर के हमारी माउथ कैविटी बनी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या है कि टूथ है, मान चलिए ये हमारी ऐसे टूथ है, ठीक है। ये हमारी क्या है, टूथ है। अब इसी से क्या होती है कि एक हमारी मस्कुलर टंग ओरिजिनेट होती है, ये ऐसे, ठीक है। ये मस्कुलर टंग है, और मस्कुलर टंग क्या होती है, एक हमारे बोन होती है यहाँ से, और ये हमारा एक बोन है, ठीक है।
इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पैपिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पैपिली। इनको हम पैपिली बोलते हैं। और पैपिली के पास क्या पाया जाता है? टेस्ट बड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्ट बड पाया जाता है। ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या हो गए? टंग हो गए। और टंग के पास ये क्या होता है कि टंग जिनसे जुड़ी होती हैं उनका नाम होता है फ्रेन्यूलम। क्या नाम होता है? फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम जो होती है वो हमारे हवाइड बोन, यहाँ पे हवाइड बोन पाई जाती है, यहीं से अटैच्ड होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? हवाइड बोन हो गया। ठीक है। ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम पढ़ा देंगे आपको। देखिए ध्यान से, माउथ कैविटी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। माउथ कैविटी में हमें क्या करना है कि माउथ कैविटी ऐसे हमने खोला और यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई दी, और इसी ओपनिंग को हमने क्या बोल दिया? बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी बोल दिया। बक्कल कैविटी क्या करती है कि जहाँ से ओपनिंग माउथ ऐसे ओपन होती है, ठीक है, उसी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर हमारे पास दो ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जो हमें पढ़ाना है। एक हमारे पास क्या है? टेस्ट बड यानी टंग के बारे में पढ़ाना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? टूथ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टूथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि आगे चल करके हम बक्कल कैविटी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। जब हम अपने माउथ कैसे खोलते हैं तो हम यहाँ पे एक हार्ड पार्ट्स देखते हैं ना, यहाँ पे आप अगर टंग से अगर टच कर रहे होंगे तो कुछ फील कर रहे होंगे, यहाँ पे एक हार्ड बोनी लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको मैं नाम देता हूँ कि सेकेंडरी या फिर हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो होती है हमने ऐसे डिवाइड किया है ना, ऐसे कट किया है। कट करने के बाद क्या होता है, एक पैलेट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, एक पैलेट यहाँ पे। ये वाली जो बोन होती है ना, ये वाली बोन, इसको हम बोन को कहते हैं पैलाटाइन बोन। कौन सी बोन? पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन। और ये किससे मिल करके बनी होती है? तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पैलेट होता है और वो भी किस टाइप का, ये जो हार्ड पैलेट होता है ये बना होता है विद द फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ बोन। ये किससे मिलकर बना होता है? दो बोन से मिलकर के बना होता है। एक क्या होती है कि दो मैग्जिला होती है, दो मैग्जिला होती है और दो पैलाटाइन होती है। कौन कौन से? दो मैग्जिला और दो पैलाटाइन। देखिए ध्यान से, हमारे ये जो बोन होते हैं ये वाला, तो ये सामने की तरफ जो वेंट्रल साइड की तरफ निकला हुआ है यहाँ वाले, इसको हम चिक कहते हैं। गाल, गाल पे जो बना होता है उसको हम मैग्जिला कहते हैं। और ये क्या होते हैं? पैलाटाइन। दोनों बोन के फ्यूजन से मिलकर के बना होता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा टोटल बोन की संख्या बताइए, तो आप कहोगे सर जी टोटल बोन की संख्या जो है वो 4 है। कितनी है? 4 है, जिनमें से दो मैग्जिला है और दो पैलाटाइन है। तो यानी क्या है कि हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ बोन, दो मैग्जिला एंड 2 पैलाटाइन। ठीक है। तो ये क्या है कि दो मैग्जिला और दो पैलाटाइन बोन से मिलकर के बनी हुई होती है। ये हमारी हार्ड पैलेट है। फिर उसके बाद आता है कि जैसे ही कि आप हम अंदर की तरफ अगर बढ़ने लगते हैं तो आप जीभ से देखेंगे तो यहाँ पे एक सॉफ्टनेस आती है। ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे पास आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये हार्ड पैलेट और ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि सॉफ्ट पैलेट आती है, सॉफ्टनेस आती है नज़र, और वो धीरे से लटकी होती है। ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। हमारे यहाँ उसको कौआ कहते हैं या कहीं कहीं ललरी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे पास यूवोला या वेलम पैलाटाइन, ये क्या है कि वेलम पैलाटाइन जो होती है ये सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट है, ये लटकी होती है। ठीक है। तो हमारा क्या है कि पैलेट एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नज़ल चैम्बर को और माउथ कैविटी को डिवाइड किए रहती हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज़ अ बोनी लाइक स्ट्रक्चर। लिखवा नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। हमने क्या कहा कि हार्ड पैलेट इज़ अ बोनी लाइक स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स नज़ल चैम्बर। ये हमारा ऊपर का नज़ल चैम्बर है, ये नाक। ठीक है। तो जो हम सांस लेते हैं ये हमारे नज़ल चैम्बर ऊपर वाले होते हैं, ये बक्कल कैविटी नीचे हुई होती है, इसलिए माउथ कैविटी हमने नीचे लिखा है। अगर मैं बात करूंगा ऊपर की तरफ तो ये हमारे नज़ल चैम्बर है। क्या है? नज़ल चैम्बर। नज़ल चैम्बर हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, रिस्पायरेटरी आएगा सिस्टम उसमें हम पढ़ा देंगे। यहाँ पे हम केवल माउथ कैविटी के बारे में पढ़ता रहे ना।
तो ये क्या करता है कि हार्ड पैलेट क्या होता है कि या पैलेट एक प्रकार का बोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ कैविटी को और हमारे नज़ल चैम्बर को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद होता है कि पैलेट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट एक हार्ड पैलेट। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि हार्ड पैलेट या सेकेंडरी पैलेट इज फॉर्म्ड विद द फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन। यानी क्या है कि जो हार्ड पैलेट बना होता है वो दो बोन के फ्यूजन से मिलकर के बना होता है, दो टाइप्स के, दो मैक्सिला और दो पैलाटाइन। मैक्सिला क्या होती है, ये वाली बोन, और ये जो आपको बोन जॉ बोन दिख रही है आपको नीचे की तरफ, वो कैसी होती है, इसको हम मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबल। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा क्या है कि माउथ कैविटी मान चलिए। माउथ कैविटी में क्या होता है कि ये जो बोन ऊपर वाली सरफेस जो दिख रही है आपको वो मैक्सिला है, और ये जो नीचे वाली बोन दिख रही है वो क्या है, मैंडिबल है। हमेशा मैंडिबल मूवेबल होती है, मैक्सिला जो होती है वो स्थिर होती है, एक जगह पे स्टेशनरी होती है। तो अगर मैं बात करूँगा कि अगर आप माउथ कैविटी खोलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आप ओपन योर माउथ, डायरेक्ट ऐसे खोल देते हैं ना, ये गलत है। जब माउथ ओपन करने की बात आती है तो ये वाली जो बोन ऊपर वाली अपर सरफेस की होती है ये अपनी जगह ऐसे प्रेजेंट रहती है। आप केवल क्या करते हैं कि ये नीचे वाली जो बोन होती है वो नीचे जाएगी, ठीक है, आपको यही ध्यान में रखना है। तो ये क्या है कि ऊपर वाली बोन ऐसे रहेगी, नीचे वाली बोन नीचे जाती है, तो माउथ ऐसे ओपन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास हार्ड पैलेट की बात मैं बता दिया, ये दो टाइप्स की बोन से मिलकर के बनी होती है, दो मैक्सिला दो पैलाटाइन, ये चार बोन होती है टोटल, और टाइप्स में अगर पूछा जाएगा तो दो टाइप्स के। फिर सॉफ्ट पैलाटाइन क्या होती है कि सॉफ्ट पैलाटाइन एक ऐसी पैलाटाइन होती है, बोन होती है जो कि सॉफ्टनेस तो होती है। ये क्या करती है कि जब कोई भी नज़ल चैम्बर से एयर जा रही होती है तो वो नज़ल चैम्बर से एयर जाने वाली लाइन जो होती है वो हमारे लैरिंग्स में चली जाती है, विंड पाइप में, ठीक है। फिर यहाँ से खाना अगर जाता है तो ये भी यहीं पे ये मदद करती हैं हमारे ग्लूटीशन में। किस में मदद करेंगी, ग्लूटीशन में, डीग्लूटीशन, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं स्वेलोविंग। क्या कहते हैं, स्लेवो। इसमें क्या होता है जब हम कोई भी खाना निगल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उस दौरान क्या होता है वो ध्यान समझिए। उस दौरान क्या होता है कि डीग्लूटीशन के दौरान हमारे पास जब खाना अंदर जाता है तो खाना का पार्टिकल मान चलिए यहाँ पे हमने जीभ पे रखा और ये धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जैसे खाना आता है तो ये वाली जो हमारी यूवेला पैलाटाइन है या फिर वेलम पैलाटाइन है ये ऊपर हो जाती हैं, मान चलिए ये हमारा ऊपर हो गया, ठीक है। अगर ये ऊपर हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर नहीं जाएगा। क्या, एयर बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर क्या है कि मान चलिए सांस लेना चाह रहे हैं आप तो एक बार सांस लेंगे तो खाना नहीं जाएगा। तो ये जो वेला पैलेंटाइन है वो क्या करती है, ये डिफ्रेंशिएट करती है कि हमारे पास कि या तो एक टाइम में या तो खाना अंदर जाए या तो फिर एयर जाए, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। कहोगे सर जी ऐसा होता है क्या, हाँ, कुदरत इतना बारीकी से आपको गढ़ा हुआ है, इतना खूबसूरत से गढ़ा हुआ है, समझ सकते हैं कैसी, समझिए इसको। हमने क्या कहा कि फूड एंड एयर, ठीक है, या तो फिर ड्यूरिंग दी डिग्लूटीशन, खाने के दौरान ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग शुड बी अवॉइडेड। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एयर आपका रुकेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जैसे ही अंदर खाना जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होता है कि हमारी सांसें रुक जाती हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब सांसें आपकी रुकती हैं तो ये कभी कभी क्या होता है कि आप कोई कॉमेडी चीज़ देख रहे होते हैं या फिर फिल्म वगैरह देख रहे होते हैं तो हंसी आ जाती है। कभी कभी किसी भी बात को याद आ जाती है कि खाना खाते वक्त ही बात याद आ जाती है कि सर ने ऐसा पढ़ा दिया, अच्छा, अचानक हंसी आ गई। तो कसम खुदा की जहाँ जहाँ छेद होंगे वहाँ वहाँ से खाना निकलेगा, नाक से निकलेगा, कान से निकलेगा, आँख से निकलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सांस एक साथ लेते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कुछ पार्टिकल्स फूड के हमारे एपिग्लॉटिस पे जाकर के टकरा जाते हैं। एपिग्लॉटिस उस समय खुली रहती है तो ये हमारी इन पे जाकर के ग्लॉटिस पे जाकर के गिर जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे और आराम से आपको, क्या आराम से तो नहीं आएगा, बहुत तेज़ी से छींक आएगी आपको। क्या आएगी, बहुत तेज़ी से छींक आएगी। तो आपको ये लगेगा कि ये क्या हो गया। तो यही हो गया कि जब हम हंस रहे थे तो उस समय ब्रीदिंग कर रहे थे, इन्हेलेशन किया
और जैसे इनहेल किया उस दौरान क्या हुआ कि ये जो फूड के पार्टिकल हो गए हमारे लैरिंग्स या एपिग्लोटिस के पार्ट से कुछ टकरा गए और वही हमें क्या किया, छींक आ गई। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है, अवॉइड करना चाहिए दोनों एक साथ। अब बात आती है हमारे किस में, ये पैलेट के बारे में हो गया। अब टंग के बारे में समझिए। टंग क्या होता है कि एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये हमारा क्या है, टंग है। और टंग के बारे में हमने क्या बताया, टंग एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। और अगर मस्कुलर ऑर्गन है तो ये वॉलेंट्री होगी। कैसी होगी, वॉलेंट्री होगी। टंग एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है जो कि वॉलेंट्री मसल्स की बनी होती हैं। लोग कहते हैं कि मैंने आपको उस दौरान, मेरा माइंड नहीं सही था, दिमाग नहीं सही था, आपको मैंने बहुत भला बुरा बोल दिया। तो भला बुरा उन्होंने अपने सोच समझ के बोला, क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स हैं तो जो ब्रेन अगर आपके माइंड में सेट करेगी वही आप बोलेंगे। लोग कहते हैं कि चमड़े की ज़ुबान थी फिसल गई, ज़ुबान कभी फिसली नहीं। आपको ये याद होना चाहिए, अगर आपसे कोई भी इंसान कह रहा है ऐसी चीज़ें तो सोच समझ करके कह रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई बात भी बोल रहा है, भला बुरा बोल भी रहा है, माइंड में जो आएगा वही बोलेगा, जुबान कभी भी फिसलेगी नहीं। ठीक है, तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन कैसी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि वॉलेंट्री मसल्स तो हैं ये टंग। अब टंग के पास क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं, उनको हम पैपिली बोलते हैं। ये कुछ अगर इनका हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ये एकदम सॉफ्ट नहीं होते टंग हमारे। टंग के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे। इन्हीं के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं। आपको लगेगा कि सर जीभ इतनी एकदम चिकनी होती है, चिकना नहीं होता। अगर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे हम तो ये क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे उभार होते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये सेंसरी नेचर के होते हैं। टेस्ट बड क्या करता है कि किसी भी खाना का टेस्ट बताता है, ये कैसा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि टेस्ट में कि कभी भी हम ऐसी चीज़ें खाएं या ना खाए हों और कोई अगर आकर के बताए कि चलो आज आपको ये खिलाते हैं, आपके मुंह में पानी नहीं आएगा अगर आपने कभी नहीं खाया होगा तब। अगर आपको क्या किया होगा, कोई भी एक बार खिलाया होगा, मान चलिए बिरयानी ही खिला दिया किसी ने आपको, ठीक है, बिरयानी के नाम से हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो इनमें क्या है कि अगर आपको कोई भी बिरयानी अगर खिलाया है किसी भी बार, वेजिटेरियन लोगों को तो पता नहीं होगा, लोगों को लगेगा चावल खा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि बिरयानी खाने वक्त अगर आपने एक बार खाई है, दोबारा अगर आपके सामने बोला जाएगा ना तो आप कहोगे यार मज़ा आया था, पिछली बार खाए थे यार, आपने क्या बात कर दी, चलो फिर से खाते हैं। तो यानी क्या है कि ये जो टेस्ट बड है वो आपको क्या करता है, एहसास दिलाता है, ये ब्रेन से रिलेटेड रहता है। वो आपको पता चलता है हाँ पिछली बार जो खाया था वो आ गया। आप हमें कोई भी ऐसा डिश का नाम बताइए जो आपके यहाँ का लोकल हो और मैंने कभी नहीं खाई हो, मुझे लगे पता ही नहीं चलेगा क्या खिलाएंगे, कभी मुंह में पानी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ना। तो टेस्ट बड ये हमें क्या करता है, टेस्ट का एहसास दिलाता है कि कौन सा फूड डिलीशियस है या फिर कौन सी फूड बहुत ख़राब बनी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये क्या है कि टेस्ट बड हमें आ गए। अब बात आती है कि टंग के बारे में ना। टंग के बारे में हमने इतनी बातें जानकारी रखनी है, अभी आगे आएगा तो हम डिटेल में बता देंगे। टंग जो होती है वो हमारे यहाँ से अटैच्ड होती है, एकदम अंदर से अटैच्ड जहाँ होती है उसका नाम होता है फ्रेनुलम। क्या नाम होता है, फ्रेनुलम। ये हमारी जो टंग है इट अटैच्ड विद अ बोनी लाइक स्ट्रक्चर। बोनी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हवाइड बोन कहते हैं। और फ्रेनुलम एक प्रकार का कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देता हूँ, फ्रेनुलम बोलता हूँ। ये टंग किससे अटैच्ड होता है, कार्टिलेज से अटैच्ड होता है और हवाइड से अटैच्ड होता है फ्रेनुलम की मदद से। अब ऐसे ही चर्चा में हम आ जाते हैं किसमें, टीथ के बारे में ना। चलो हम टीथ के बारे में बताते हैं। टीथ के बारे में हमें फिर से एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम फिर से बनाते हैं ना आगे चल करके। तो हम क्या क्या पढ़ा रहे थे, हम आपको टूथ पढ़ा रहे थे ना। टूथ के बारे में डायग्राम ये आप देख लीजिए एक बार और इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए हमें कैसे क्या करना है। एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया है, डायग्राम भी तो बिल्कुल ना के बराबर दिया है, कह सकते हो दिया ही नहीं है। टूथ के बारे में हमें क्या करना है, टूथ क्या है कि दो चीज़ों से मिलकर के बना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला है इनेमल के बारे में इन्होंने बताया और एक डेंटाइन। ठीक है, तो हमने क्या कहा है
कि हमारे पास जो टूथ होते हैं वो इक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन है इनका। कैसा ओरिजिन? इक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन। पहला पॉइंट हमें यह याद होना चाहिए। आपको याद है नहीं? इक्टो मीजोडर्मल, ध्यान समझो क्या है इक्टो मीजोडर्मल का मतलब। अगर मैं बात करूं दांत के बारे में, तो जो हमारा टूथ होता है वो हमारे इनेमल और डेंटाइन से मिलकर के बना है। जो डेंटाइन है वो हमारा क्या है कि मीजोडर्मल ओरिजिन है। कैसा डर्मल ओरिजिन? मीजोडर्मल ओरिजिन है। और जबकि हमारा इनेमल जो है वो इक्टोडर्म है। ठीक है, इनेमल एक प्रकार का सब्सटेंस है, ये बात याद रहना चाहिए आपको। ये क्या है? एक प्रकार का सब्सटेंस है, ये पार्ट नहीं है, ये टूथ का पार्ट नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। इनेमल इज ए सब्सटेंस। इनेमल एक सब्सटेंस है। इनेमल को बनाने के लिए टूथ के अंदर अमीलोब्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमीलियोब्लास्ट पाया जाता है। अमीलियोब्लास्ट की जो ओरिजिन है वो कैसी है? इक्टोडर्मल ओरिजिन है। आप ध्यान समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारी जो इनेमल है वो एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस कह सकते हो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? हार्डेस्ट सब्सटेंस मटेरियल है। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस मटेरियल है। और इनेमल को बनाने के लिए दांत के अंदर एक अमीलियोब्लास्ट पाई जाती है। अमीलियोब्लास्ट एक प्रकार की सेल है, और उस सेल्स की ओरिजिन कैसी है? इक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, फिर अमीलियोब्लास्ट क्या होता है? ध्यान समझिए। अमीलियोब्लास्ट क्या है? एक प्रकार की सेल्स हैं जो कि हमारे इनेमल बनाती हैं। इनेमल क्या करती है? ये कवरिंग होती है। क्या होती है? कवरिंग होती है, हमारे दांत के ऊपर सरफेस पे पाई जाती है। वो हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये हमारे दांत को मजबूती प्रोवाइड करती है। ठीक है, दांतों का कमज़ोर होना उसका जिम्मेदार हमारा क्या है? इनेमल ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इनेमल जो होते हैं वो एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? अमीलियोब्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अमीलियोब्लास्ट हमारा कैसा ओरिजिन है? इक्टोडर्मल ओरिजिन है। फिर उसके बाद आता है हमारा डेंटाइन। डेंटाइन के बारे में आप देखेंगे ध्यान से, तो डेंटाइन एक प्रकार का क्या है कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, और मेन पार्ट यही डेंटाइन ही बना रहा है। और डेंटाइन क्या है? ओडोंटोब्लास्ट बनाता है। ओडोंटोब्लास्ट भी क्या है? एक प्रकार का सेल है। और ओडोंटोब्लास्ट की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। कैसी ओरिजिन है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, अगर मैं अपने दांत को देखूंगा तो दांत ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो पूरी तरीके से आपको नहीं दिख रहे हैं। जितना आपको दांत दिख रहे हैं ना, वो 3/4 भाग है, समझिए। 1/4 भाग आपको दिखाई दे रहा है, 1/4। ये क्या है? 1/4 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और 3/4 पार्ट जो है वो आपके मसूड़ों के अंदर है। जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं केवल 1/4 पार्ट है, उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी 3/4 भाग क्या है कि नीचे धंसा हुआ है आप में। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगर मैं दांत के बारे में बात करूं तो दांत के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं उसको मैं कहूँगा क्राउन। क्या कहूँगा? क्राउन। फिर ये जो मिडिल वाले दिखाई दे रहे हैं इनको मैं नेक नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? नेक। ये हमारे मसूड़ों से चारों तरफ घिरे रहते हैं ना। फिर उसके बाद आता है रूट। रूट क्या होता है? दांत जहाँ से धंसी होती हैं उनसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं, उनको मैं नाम देता हूँ रूट। दांत जब भी तोड़ा जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द रूट्स में होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स वगैरह उसी में होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ की इतनी की बात मैं कर रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यही वाला पार्ट हमने बनाया है। ये ऊपर वाला पार्ट आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो क्राउन होगा। ये इधर से इधर नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है? नेक दिख रहा है। और नेक के नीचे क्या दिख रहा है? सारी चीज़ें आपको ये रूट दिख रही हैं। रूट के अंदर नर्व वेसल्स और ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं। कौन कौन से पाए जा रहे हैं? एक नर्व वेसल्स पाया जा रहा है और एक ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है ना। ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं दांत को देखूंगा तो हमारे में दांत के बारे में एनसीईआरटी ने 3 शब्दों का जिक्र किया है, और तीनों शब्द अपने आप में एक महारत है, हासिल है, अगर इनको आप याद कर लिए तो। पहला क्या है? एनसीईआरटी ने पहली बात ये बोला है कि डाइफियोडोंट। पहला शब्द एनसीईआरटी ने डाइफियोडोंट बोला है, और दूसरा शब्द इन्होंने बोला है थीकोडोंट।
क्या नाम दिया है? थिकोडोंट। और तीसरा टर्म हमें याद रखना है हेटेरोडोंट। ठीक है, पहले इसके बारे में हम लास्ट में, पहले इनकी एनाटॉमी हम पढ़ लेना। एनाटॉमी अगर मैं पढ़ ले रहा हूँ उसके बाद मैं मिटा दूंगा ना, फिर ये तीनों शब्द हमें समझाने हैं। तो हमने क्या कहा कि इनेमल हमारे चारों तरफ, मैं क्राउन के बारे में सबसे नंबर 1 बता रहा हूँ। क्राउन के ऊपर क्या होती है कि इनेमल लगी होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि मजबूती प्रोवाइड करती है हमारे दांतों को। और ये इनेमल जो प्रेजेंट है उससे हमारे दांत कभी भी थोड़े बहुत पीले पड़ जाते हैं। तो इससे हमें ये एक बात सावधानी याद रखनी है कि अगर आपका दांत पीला है तो आप कभी भी उसको रगड़वा करके, घिस करके उसको साफ़ न कराइए, क्लीनिंग न कराइए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे जो दांत पीले होते हैं उनके चक्कर में मैं डॉक्टर को कहता हूँ कि सर हमारे दांत को एकदम शाइनिंग करनी चाहिए। शाइनिंग के चक्कर में क्या होता है कि हम अपना इनेमल को क्या कर देते हैं, घिस देते हैं। जो आपका नेचुरल दांत है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। तो इनेमल क्या होता है, जब यहाँ से घिस जाता है तो इनेमल यहाँ से धीरे धीरे साफ़ होने लगता है। डॉक्टर यही इनेमल हटा देता है और आपका दांत चमकने भी लगता है, ठीक है। तो आपको लगेगा यार हमारा दांत तो चमकने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमारे दांतों में बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे झंझनाहट की, इस सब सारी चीज़ों की। आपने तो ऐड वगैरह देखा है सेंसोडाइन वगैरह का। एक सुंदर सी महिला होती है, वो ज़रा सा पानी पीती है, ऐसे करके बैठ जाती है। यानी क्या है कि ये ऐसे करके बैठने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे नर्व वेसल्स होती हैं वो हमारे डेंटाइन के पार्ट तक लेके जा रही है ना। और यहाँ तक ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो नर्व वेसल्स जो है वो हम लगभग कहाँ लेके जा रहे हैं, अपर लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो पानी होता है ये ठंडा या गर्म जो होता है वो हमारे दांतों में लग जाता है, जिससे हमें क्या होता है, गर्म और ठंडेपन का एहसास होने लगता है। तो ये किसकी मदद से होता है, नर्व इम्पल्स जो होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये इनेमल धीरे धीरे घिसने लगते हैं और हमें ये सारी चीज़ें, बीमारियाँ होती हैं। तो हम हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना करिए आप लोग, अपने फैशन के चक्कर में, अपने लाइफ स्टाइल के चक्कर में अपने स्वास्थ्य गड़बड़ ना करिए, ठीक है। तो ये क्या है कि क्राउन के बारे में हम बता दिया। अब नेक के बारे में देखिए, ध्यान से समझिए क्या है। नेक के बारे में हमने एक शब्द बोला है यहाँ पे, गम। गम के बारे में क्या है कि ये ऐसा गम है जो चिपका रहा है, ठीक है। ये आप अपना दुख दर्द वाला गम न ले लेना। तो ये क्या है कि ये जो गम है ये हमारे डेंटाइन पार्ट को हमारे मसूड़ों से, ये जॉ बोन से क्या करता है, अटैच्ड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन सेलुलर सीमेंट। नॉन सेलुलर सीमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि सीमेंट का मतलब क्या होता है, दो ईंट को जोड़ने का ना, सेम एज इट इज़ ही क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल होता है जिनको हम नॉन सेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। ये डेंटाइन को हमारे जॉ बोन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, बहुत फास्ट बोल दिया हमने क्या कहा कि ये जो गम होते हैं वो नॉन सेलुलर सीमेंट पाए जाते हैं जो हमारे जॉ बोन को हमारे दांतों से जोड़ते हैं। अगर मैं कोशिश करूं अपने दांत को ऐसे निकाल के रख दूं तो निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, ये जो दांत होते हैं वो इन्हीं नॉन सेलुलर सीमेंट से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इन्हीं नॉन सेलुलर सीमेंट से जुड़े रहते हैं। अब बात आती है कि यहाँ धीरे धीरे हम आते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे कहाँ पे आ गए, नेक रीजन पे। नेक रीजन के बाद हमारा रूट्स आते हैं ना। देखिए रूट के बारे में, रूट के बारे में क्या होता है, ये हमारे यहाँ से रूट से क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स और हमारे नर्व वेसल्स राइज होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ तक कुछ जॉ बोन में चले जाते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं कि ये धीरे धीरे नॉन सेलुलर सीमेंट के ज़रिए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो नर्व वेसल्स होते हैं वो हमारे डेंटाइन पार्ट में भी जाते हैं और हमारे किस पार्ट में जाते हैं, जॉ बोन में भी पाए जा रहे हैं। ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं, केवल जॉ में पाए जा रहे हैं। ध्यान समझिए, कभी कभी आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दांत से खून आ रहा है। तो सबसे पहले आप गलत हैं, दांत से कभी खून नहीं आएगा। जो खून आता है या जो ब्लड आता है वो आपके कहाँ से आएगा, जबड़े से आएगा, यानी जॉ से आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स कहाँ पे पाई जा रही हैं, हमारे जॉ में पाई जा रही हैं। तो दांत से तो खून आ ही नहीं सकता। दांत में ब्लड वेसल्स कहीं गया है, रेड कलर नहीं गया है। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमारे जबड़े से ब्लड आता है जब हमारा दांत दर्द करता है, हमारे दांत से नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। फिर दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो डेंटाइन होती है उनको बनाने के लिए एक सेल्स होती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, ओडोंटोब्लास्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ओडोंटोब्लास्ट नाम देते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन के अंदर ही होती हैं।
ये ब्लास्ट क्या करती है, नए नए सेल्स बनाती रहती है, पुराने सेल्स तोड़ती रहती हैं। ये इस तरीके से क्या होता है, डेंटाइन के शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन किए रहती हैं। अब धीरे धीरे हम ओडोंटोब्लास्ट के बाहर आ गए। लास्ट पॉइंट ये है सार्पेज फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। अगर मैं आपसे चीज़ कहूँ कि अगर आपको दांत के बारे में पढ़ना है तो सार्पेज फाइबर के बारे में अगर नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। सार्पेज फाइबर क्या होता है, एक प्रकार का कोलेजन फाइबर होता है। क्या होता है, कोलेजन फाइबर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसी भी हमारे दांत के अंदर, ये बात आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि इस समय में टू दी एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें क्या है कि आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको क्या करना है कि ये इनके बारे में जानकारी याद रखें। अपना नाम भूल जाइए लेकिन ये ना भूलिएगा। हमारे दांतों के अंदर क्या होता है कि रूट रीजन में हमारे पास सार्पेज फाइबर पाए जाते हैं, ये कोलेजन फाइबर होते हैं। ये क्या करते हैं, बड़ी मजबूती से पकड़े रहते हैं किसी भी दांत को, हिलने नहीं देते। धीरे धीरे क्या होता है, बुढ़ापे एज में क्या होती है, ये जब सार्पेज फाइबर धीरे धीरे लूज होने लगता है तब हमारा दांत भी हिलने लगता है। ये जो हमारी दांत इतनी मजबूती से क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैं काट सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, ये इन्हीं की मदद, सार्पेज फाइबर एकदम स्ट्रांग बॉन्ड ये क्रिएट करती हैं किसी भी दांत के अंदर, ज़रा सा भी हिलने डुलने नहीं देती, ठीक है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स, फोरामेन एपिकल किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, फोरामेन एपिकल हमारे डेंटाइन के पार्ट में यहाँ से ब्लड वेसल्स जहाँ से घुसी रहती हैं उनको हम एपिकल कहते हैं, फोरामेन एपिकल। फोरामेन का मतलब ये होता है कि छेद, कहीं पे भी आप समझेंगे फोरामेन का मतलब होता है ये छेद। इस छेद से हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स दोनों जाती हैं, इसलिए मैं नाम देता हूँ एपिकल का मतलब क्या होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, और ये छेद ऊपर की तरफ ऐसे नर्व वेसल्स ऐसे जा रही हैं। तो आपको क्या लगेगा कि इस छेद में से अगर ब्लड वेसल्स जा रही हैं तो एपिकल की तरफ जा रही हैं, तो फोरामेन एपिकल हमने नाम रख दिया इसको, ठीक है। तो नर्व वेसल्स और ये ब्लड वेसल्स हमारी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एनाटॉमी हम अपना धीरे धीरे क्या किए, ख़त्म कर रहे हैं। अब ये तीन शब्दों को क्या करना है, हमें क्रिएट करना है ना, बताना है। तो ध्यान समझिए, इन तीनों शब्दों को हम इसको मिटाते जा रहे हैं ना। चलिए देखिए ध्यान से, आई होप आप लोग ये पढ़ भी रहे होंगे और नोट डाउन भी करते रहिए आप, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब क्या है, अब हमें पहला शब्द याद रखना है। इन्हीं तीनों शब्दों को हम एक तरफ एक्सप्लेन करेंगे ना। पहला शब्द है डायफियो या डाइफाइयोडोंट, ठीक है। देखिए, डाई का मतलब होता है दो, फायोडोंट का मतलब होता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में 2 बार दांत की ओरिजिन हो। क्या कहा हमने, हमारी ज़िंदगी में जब दांतों की ओरिजिन 2 टाइम्स हो, ऐसे कंडीशन को मैं नाम देता हूँ डाइफियोडोंट, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब हमारा ओरिजिन ऑफ जो टूथ हो ज़िंदगी में 2 बार हो, 2 टाइम्स हो। पहली बार जो बनती है दूध की दांत कहलाती है। पहली बार जो दांत बनती है उसको हम नाम देते हैं मिल्क टीथ। हम क्या नाम देते हैं, मिल्क टीथ। जैसे हम पैदा होते हैं 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या होती है कि दांत की ओरिजिन स्टार्ट हो जाती है, उसको मैं नाम देता हूँ मिल्क टीथ। फिर उसके बाद क्या आता है, परमानेंट टीथ। उसके बाद क्या आती है, परमानेंट टीथ के बारे में ना। देखिए ध्यान से, मिल्क टीथ के बारे में क्या है। अब बात आती है कि ये तो डाइफियोडोंट की बात हो गई। थिकोडोंट का मतलब समझो क्या है। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे जो दांत होते हैं वो किसी एक कैविटी में धंसे हों। जैसे मान चलिए हमने क्या बनाया था कि अभी कुछ हम एक कैविटी ऐसे बना रहे हैं, स्ट्रक्चर लाइक, ध्यान समझिए, ठीक है। ये हमारा कैविटी है, ये हमारा क्या है, कैविटी है। कैविटी थोड़ा गड्ढा बना दे, ठीक, ये हमारी कैविटी है। और हमारे जो दांत हैं कुछ इसी तरीके से
कुछ इसी तरीके से धसे हुए हैं ना। और इनके अंदर क्या है, हमारे पास सेलुलर सीमेंट वगैरह जुड़े हुए हैं ना, आप समझ रहे हैं सब कुछ। और इन्हीं के अंदर से क्या है कि ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स ऐसे ऐसे निकले हुए हैं ना। जैसे बता रहे हैं, जब कोई भी दांत किसी एक कैविटी में धसी होती है, उसी को हम नाम देते हैं, उस कंडीशन को थीकोडोंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थीकोडोंट। हमने क्या कहा, जब हमारी दांत किसी एक कैविटी में धसी होती है, उस कंडीशन को हम थीकोडोंट कहेंगे। डाइफियोडोंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में 2 बार दांत की ओरिजिन हो, उसे हम क्या कहेंगे? डाइफियोडोंट कहेंगे। ठीक है। पहली बार जो ओरिजिन होती है उनको मैं मिल्क टीथ कहता हूँ। कुछ समय के बाद, यानी 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये दांत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। फिर से नई एक ओरिजिन होती है, उसको मैं नाम देता हूँ परमानेंट टीथ। ये ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगी। ठीक है। जो परमानेंट टीथ होती हैं वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगी, बशर्ते क्या हो, कोई आप छेड़खानी न करिए ना, नहीं तो फिर दांत तोड़ दिए जाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो मिल्क टीथ क्या होती है और परमानेंट टीथ क्या होती है ना, आपको ये समझ में आ गई बात। मिल्क टीथ क्या होती है कि जब हम चाइल्ड की बात करेंगे, ठीक है, चाइल्ड के अंदर क्या होता है? मिल्क टीथ होता है। एडल्ट में आने के बाद हमारा क्या हो जाता है? परमानेंट टीथ हो जाती है ना। अब एक कंडीशन हम बताना चाह रहे हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, हेट्रोडोंट हम यहीं कहीं जिक्र कर दे रहे हैं, हेट्रोडोंट। ठीक है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब आप समझते हो, तो हेट्रो को 2 पार्ट में हमने तोड़ा। एक हमने हेट्रो को किस पार्ट में तोड़ा? डिफरेंट। ठीक है। एक हमने डिफरेंट, और डोंट का मतलब हमने क्या पढ़ा है? टीथ या टूथ ना। अगर डिफरेंट टाइप्स के टीथ हमारे पास पाए जा रहे हैं, उनको मैं क्या नाम दूंगा? हेट्रोडोंट नाम दूंगा। डिफरेंट टाइप्स के अगर टीथ पाए जा रहे हैं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? हेट्रोडोंट कहेंगे। हेट्रोडोंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं टोटल। टूथ की संख्या कितनी है? 4। ध्यान से देखिए कौन कौन से। पहला टूथ का नाम है इंसाइजर। ठीक है, इंसीजर भी बोलते हैं उनको। फिर दूसरा हमारे पास है कैनाइन। क्या है? कैनाइन। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्रीमोलर, और चौथे नंबर पे आता है हमारा मोलर। ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत हमारे पास पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर क्या होती है? जब हमारे जो दांतों की साइज हो वो कटिंग हो, ऐसे। ठीक है, इनको मैं नाम देता हूँ इंसाइजर। अगर दांत हमारे कुछ इस तरीके से नुकीले टाइप के, ठीक है, एकदम नुकीले टाइप के, कार्निवोरस की तरह, ये कैनाइन कहलाते हैं। प्रीमोलर के पास कुछ ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, और मोलर के पास भी ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है। बीच बीच में ये क्या होते हैं? ऐसे बदने होते हैं, उभार चढ़ाव। ठीक है। अब क्या होता है? इंसाइजर का काम क्या होता है? ये केवल हमेशा बाइटिंग में काम आते हैं। किस में आते हैं? बाइटिंग में। कटिंग या बाइटिंग हम लिख सकते हैं इनको। किस में मदद करेंगे? कटिंग या बाइटिंग में। हम लोग कहते हैं ना कि अगर केक को खाना होता है तो कहते हैं एक बाइट केवल खाएंगे, हालांकि बाद में पूरा खा जाते हो आप लोग धोखेबाजी करके। ठीक है, एक बाइट के चक्कर में पूरा मुंह में ले लेते हो। तो ये क्या है कि कटिंग और बाइटिंग, ये हमारे क्या है कि इंसीजर का वर्क है। कैनाइन का मतलब क्या है? ये हमेशा टीयरिंग में काम आएंगी। टीयरिंग का मतलब क्या होता है? चीरने फाड़ने में। जैसे आपने देखा होगा कि कार्निवोरस जो होते हैं, कुत्ते होते हैं और जो शेर होते हैं, इन सब में क्या करते हैं कि जब मांस वगैरह को चीरना होता है तो वो क्या करते हैं? ऐसे यहाँ से लेते हैं, चीर देते हैं। हम ही लोगों को लेग पीस उखाड़ना होता है, खाना होता है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे खींच लेता हूँ। तो यानी क्या है कि ये टीयरिंग में मदद करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा सर जी हमारा कुत्ता दूध रोटी खाता है, हाँ दूध चावल खाता है, आप लोगों ने बना दिया है उसको वैसा। ठीक है, वो पैदाइशी क्या है? कार्निवोरस है। अब बिल्ली को और कुत्ते को आप दूध पिलाओगे तो वो तो दूध भी पी लेगा। ठीक है, ये आपने कर रखा है, उन लोगों को बिगाड़ रखा है। प्रीमोलर क्या होते हैं और मोलर क्या होते हैं ना?
प्री मोलर और मोलर का दोनों मिला करके एक साथ में फंक्शन लिखवा दे रहा हूँ। ये क्या करती हैं, च्यूइंग का काम करती हैं, चबाने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को देख लीजिएगा, अगर ना दिख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसके ऊपर ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये च्यूइंग में काम आते हैं, चबाने में काम आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अक्सर क्या होता है कि जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो प्री मोलर की ओरिजिन नहीं होती। क्या? प्री मोलर की ओरिजिन नहीं होती है। तो प्री मोलर की ओरिजिन नहीं होती तो ध्यान समझिए, हमारे मिल्क टीथ में, हमारे चाइल्ड में क्या होता है, एक डेंटल फार्मूला होता है। क्या होता है? डेंटल फार्मूला हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ टूथ, ठीक है, इन हाफ जॉ। ध्यान समझिए, आपको ये वर्ड आपको याद होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ टूथ ऑफ हाफ जॉ, आधे जबड़े की जो दांत की अरेंजमेंट होती है उसको मैं डेंटाइन फार्मूला कहता हूँ। पूरे दांत की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने जो आपको डेंटाइन फार्मूला बोला है वो हाफ जॉ की बताई है, तो इसलिए मैं भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाऊँगा, नहीं तो बदनाम हो जाऊँगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्या करना है कि अरेंजमेंट ऑफ टूथ इन हाफ जॉ या ऑफ हाफ जॉ को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन फार्मूला। चलो चाइल्ड के बारे में चलिए लिखते हैं कुछ बातें। चाइल्ड के बारे में ये बताया गया है कि इनकी जो दांत की फार्मूला होती है वो क्या होती है? 2102 होती है। क्या होती है? 02 अपान 2102 होती है, ठीक है। यानी क्या है, आप ध्यान समझिए, हमें ये क्या करना है कि ये जो डेंटाइन फार्मूला है हमारे पास, ये क्या है? एक है इंसीजर, एक है कैनाइन, एक है प्रीमोलर, एक है मोलर, ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं और चारों प्रकार के जो दांत पाए जा रहे हैं वो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यानी अगर मैं आपसे बात कहूँगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन ईच जॉ की, एक जॉ की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए हमसे क्वेश्चन बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी दांत जो है हमारे चाइल्ड में नहीं पाई जाती, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जी प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, छोटे बच्चों में, ठीक है। हम तो एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्रीमोलर हमारे छोटे बच्चों में नहीं पाई जाती, केवल मोलर पाई जाती है। ध्यान समझिए, आपको एक हमें नोट डाल करके बतानी है। नोट डाल करके क्या बतानी है? थोड़ी बातें आपको देखिए ध्यान से, सिंसियरिटी से। ये तो जो फार्मूला है वो सबके अकॉर्डिंग है, जो सब लोग बताते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास जो दांत पाई जाती है वो 212 पाई जाती है, अपान 212 पाई जाती है। कहोगे सर जी ये धोखेबाजी आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, ये आप बहुत गलत बता रहे हो, ठीक है, मैं एकदम सही बता रहा हूँ। ध्यान समझिए, हमारे पास जो होती हैं वो दांत का फार्मूला ऐसा होता है 212, साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि साइंटिफिकली मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। 212 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास मोलर हो गए लास्ट में, ठीक है, ये कैनाइन हो गए, ये हमारे पास इंसीजर हो गए, प्रीमोलर नहीं होते। कहो सर जी ये वाली प्रीमोलर 0 लिख दिए होते तो ये तो समझ में आ रही है हमें ना, ये चीज़ें लिखवा करके कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तो हमें एक शब्द पढ़ना है, ठीक है। शब्द क्या है? डेस्मेटा हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेस्मेटा। डेस्मेटा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि दो दांतों के बीच की डिस्टेंस, गैपिंग को क्या कहते हैं? हम डेस्मेटा कहते हैं। तो मैं डेस्मेटा की एक डिफिनीशन में बता रहा हूँ, गैपिंग बिटवीन टू नेचुरल टीथ, यानी जो दो दांत हैं नेचुरली उगे हुए हैं और उनके बीच में अगर मुझे गैपिंग दिख रही है उसको मैं डेस्मेटा नाम दूंगा। यानी इन कैनाइन और मोलर के बीच में गैप दिखनी चाहिए, जबकि छोटे बच्चों में ये गैप नहीं दिखती हमें। समझ में आ गई बात आपको? तो गैपिंग बिटवीन टू नेचुरल टीथ को मैं क्या नाम दूंगा? डेस्मेटा नाम दूंगा। जबकि डेस्मेटा हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, किसी किसी में पाई जाती है, वो दांतों के बीच में गैप होती है उनके, तो उसे हम डेस्मेटा कहते हैं, ठीक है।
तो असली फार्मूला हमारा ये हुआ। अब बात आती है इनके फार्मूला के बारे में आ जाए, परमानेंट के टीथ में, एडल्ट के बारे में। ठीक है, एडल्ट के बारे में एक ही फार्मूला लिखना है, 2123 अपान 2123। ठीक है, ये मैं एक जॉ की मैं बात कर रहा हूँ, इन ईच जॉ। ठीक है, यानी 4, 6, 10, 16। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, इधर की जोड़ते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4 2 6, यानी 4 2 6, 6 और 4 10। 10 हमारा ऊपर और 10 हमारा नीचे, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी, 20। ठीक है, तो अगर मैं पूछा जाऊंगा हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन चाइल्ड, तो आप कहोगे कितना, 20। हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन एडल्ट, कहोगे 32। कितने का इजाफा हुआ, कहोगे सर जी इजाफा जो हुआ वो 12 का हुआ। इधर 20 थे, 12 हो गए। 12 में कौन कौन से, वो भी चलिए बताइए। 12 में आप कहोगे सर जी हमारे पास जो 4 दांत हुए, ये 2 और 2 4 हुआ, यानी टोटल 8 जो हुए वो प्री मोलर बढ़े ना। टोटल कितने हुए, प्री मोलर बढ़े, कौन कौन से, 2 और 2। ठीक है, 4 हो गए और टोटल 8। फिर उसके बाद प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई, तो प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई, 2 और 2, यानी टोटल कितने, 2 और 4, यानी ये 4 की संख्या किसकी हुई, मोलर की हुई। ठीक है, तो 8 प्री मोलर बढ़े और ये 4 मोलर बढ़े। क्वेश्चन एराइज कैसे होगा वो ध्यान समझिए। देखिए हमारे पास ये जो दांत हुए, ठीक है, लास्ट के, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 4 जो दांत होते हैं वो कहलाते हैं विजिडम टीथ। 5 स्टार लगा करके बता रहा हूँ, ये जो 4 दांत हमें दिखाई दिए, इनको मैं नाम देता हूँ विजिडम टीथ नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, विजिडम टूथ नाम देता हूँ, या टीथ नाम देता हूँ। विजिडम टूथ क्या होता है, ध्यान समझिए। माना यह जाता है कि अगर कोई भी इंसान 18 साल बाद या 20 साल बाद, 22 साल बाद, उनके अंदर क्या होती है कि 4 मोलर के दांत निकलते हैं हर साइड, एक इस साइड, एक अपर साइड, एक अपर साइड, फिर एक लोअर साइड। चारों तरफ क्या होती है, बीच बीच में क्या होता है, एक टीथ निकलती है। वैसे तो कितना होता है, 28 होता है, 20 और 8, 28 होने चाहिए। जो लास्ट के जो 4 दांत होते हैं वो माना जाता है विजडम टीथ। ये माना जाता है कि जब कोई भी इंसान समझदार हो जाता है तो ये दांत निकल जाते हैं, और ज़रूरी ये नहीं है कि ये दांत निकले, क्योंकि आप समझदार हो भी नहीं। ठीक है, समझदारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान की उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है, निकल रही होती, ये दांत नहीं आते। कभी कभी बहुत उम्र हो जाती तब ये दांत आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी कंडीशन आता है, इंसान निकल जाता है लेकिन ये दांत नहीं निकल पाती। तो समझदारी से, विजडम से कोई लेना देना नहीं है, वाइज से लेना देना कोई नहीं है, समझदारी से लेना देना इनका कुछ भी नहीं है, विजडम टीथ। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमारे चारों बातें आपको समझ में आई होंगी टीथ के बारे में। डायफ्यूड, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ तीनों शब्दों को। डायफ्यूडोंट का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी में अगर 2 बार दांत निकल रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्यूडोंट कहेंगे। एक मिल्क टीथ जो पहली बार निकलेगी, और एक परमानेंट टीथ जो एक बार निकलेगी, दोबारा नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हमने बताया कि थीकोडोंट क्या कहा, कि थीकोडोंट हमने उस शब्दों को कहते हैं कि जब कोई भी दांत हमारे किसी भी जबड़े के अंदर धसी होती, कैविटी के अंदर, उनको मैं क्या नाम देता हूँ, थीकोडोंट नाम देता हूँ। हेटेरोडोंट का नाम क्या दूंगा, कि जब कोई भी हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जा रहे हैं, उनको मैं क्या नाम दूंगा, हेटेरोडोंट नाम दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ को मिला करके हमने एक डेंटल फार्मूला बनाई। हमने डेंटल फार्मूला किसको कहा, कि अरेंजमेंट ऑफ टूथ इन हाफ जॉ, आधे जबड़े के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसको मैं क्या नाम देता हूँ, डेंटल फार्मूला कहता हूँ ना। तो
फिर उसके बाद हमने क्या कहा, आधे जबड़े में 2102 लिया, अपर जॉ, फिर इधर लोअर जॉ। ये हमारा कैसा जॉ हुआ, अपर जॉ हुआ, और इधर हमारा कैसा हुआ, लोअर जॉ हुआ, है ना। एक जॉ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि डेंटल फार्मूला हमने बच्चों के लिए निकाल दिया, चाइल्ड के लिए, तो वो 20 आए, और जिसमें हमारे पास कैनाइन की इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, फिर इधर 2 10 हो गई ना। तो यानी क्या है, टोटल 10 ऊपर 10 नीचे, यानी 20 ऊपर हो गए और 20 नीचे हो गए, 10 ऊपर हो गए 10 नीचे हो गए, टोटल 20 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ की बात आ गई, तो एक जॉ के अंदर कितने हो गए, 16 हो गए, और दोनों जॉ की मैंने बात कर ली तो कितने हो गए, 32 हो गए ना। फिर हमने कहा कि जो लास्ट में यहाँ पे 20 थे, 20 में अगर मैं 12 जोड़ रहा हूँ तो यही तो 12 का इजाफा हुआ है हमारे पास। लास्ट में जो 12 टीथ आती हैं, जिसमें से प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और 4 क्या आते हैं, मोलर की ओरिजिन होती है। और जो 4 मोलर आते हैं उनको मैं क्या नाम देता हूँ, विजडम टीथ देता हूँ। और इनका लेना देना बहुत लोग बताते हैं समझदारी से होता है, जब हम आप समझदार हो जाते हैं तो ये मोलर आती है। मेरा ऐसा मानना नहीं है, समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। आप बात ध्यान रखिए, आप अपने आप को ही समझिए, आप समझदार हैं तो नहीं है तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो कोई लेना देना नहीं आपसे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको क्लियर कट आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लैंग्वेज को लेकर के या फिर राइटिंग को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आगे सुधार कर लूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, ओके बाय।